हेलो बच्चों, आज हम आपका फ्रांस की क्रांति का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वां ने कर बढ़ा दिए थे। हमने देखा था लास्ट में कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज हो गया था फ्रांस के ऊपर कि जब उसने लुई 16वां ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए 10 अरब लिबरे का कर्ज लिया था, तो फ्रांस के ऊपर 12 अरब लिबरे का कर्ज हो गया था, क्योंकि 2 अरब लिबरे का कर्ज उसके ऊपर पहले ही था। तो और जो कर्ज देने वाले थे उन्होंने वो ब्याज की दर 10% कर दी थी, जिसके कारण जो करों से इकट्ठा होकर पैसा आ रहा था वो सारा कर्ज चुकाने में चला जाता था, और बाकी जो जरूरी काम थे, सेना के रख रखाव, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाना और बरसाई की शान शौकत के लिए जो पैसा चाहिए था, वो उसके लिए लुई 16वां को और कर लगाने की ज़रूरत थी। तो हमने देखा कि उसके पास पैसे की कमी आ रही थी, बाकी मतलब जो आता था पैसा वो कर्ज चुकाने में चला जाता था, तो जो बाकी ज़रूरी काम थे उनके लिए पैसा कम पड़ रहा था, जिसके लिए उसको दोबारा कर्ज लगाने की ज़रूरत लग रही थी। तो पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वां ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा। मतलब जो कर फ्रांस का जो राजा था वो कर खुद नहीं बढ़ा सकता था, उसको एक ऐसे वो करनी पड़ती थी, मीटिंग बुलानी पड़ती थी। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। प्राचीन राजतंत्र के तहत जो भी राजा होता था फ्रांस का, वो खुद कर्ज फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा। प्राचीन राजतंत्र के अनुसार कोई भी राजा या सम्राट क्या अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। मतलब जब वो गद्दी पे बैठा तब खजाना खाली था, और उसने कुछ खुद ने कर्ज ले लिए दूसरों की हेल्प करने के लिए, जिसलिए ज़्यादा कर्ज हो जाने के कारण कर्ज चुकाने में जो पैसा आता था करों से इकट्ठा होकर आमदनी आती थी वो चली जाती थी। तो लेकिन उसको अब लुई 16वां को कर बढ़ाने थे, जो और खर्चे थे उनको पूरा करने के लिए। तो लेकिन प्राचीन राजतंत्र से ही फ्रांस में क्या थी, तो जो प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी इच्छा से कर नहीं बढ़ा सकता था। फ्रांसीसी सम्राट अपनी इच्छा से कर नहीं बढ़ा सकता था। इसके लिए उसे क्या करना पड़ता था, स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। कर बढ़ाने के लिए उसे स्टेट्स प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं, उसको कर बढ़ाने के लिए स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी अपने, और की बैठक बुलाकर स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाकर नए करों के लिए, जो नए वो कर बढ़ा लगाना चाहता था, को लगाना चाहता हो कोई सम्राट वहाँ का, तो उसके लिए उस मंजूरी लेनी पड़ती थी उसे प्रस्तावों को। कर बढ़ाने के लिए स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाकर उसे कर बढ़ाने के नए करों के लिए मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कर किस सभा कौन सी बैठक किस बुलाने से, किस सभा की बैठक बुलाने से बढ़ाए जाते थे, स्टेट्स जनरल की, जिसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता था। और स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि होती थी। पादरी वर्ग के अपने प्रतिनिधि होते थे, कुलीन वर्ग के अपने, और तीसरी स्टेट के अपने प्रति, मतलब स्टेट्स जनरल में तीनों स्टेट्स के, पादरी वर्ग के, कुलीन वर्ग के और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि आते थे जब कर बढ़ाने वाली मीटिंग बुलाई जाती थी। तो लेकिन सम्राट की
ही ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, और सम्राट ही इस बात को तय करता था या निर्णय लेता था कि उस स्टेटस जनरल की संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। लुई 16 से पहले 1614 में स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। ये अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? 1614 में। स्टेटस जनरल की लास्ट मीटिंग कब बुलाई गई थी? 1614 में। अब जो मीटिंग बुलाई जा रही है, जो लुई 16 बुलाएगा, वो कब बुलाई जाएगी? फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5, मतलब ये समझ लो आज से ही क्रांति की शुरुआत हुई थी। 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव को की मंजूरी लेने के लिए स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई थी लुई 16 ने। लुई 16 से पहले 1614 में मीटिंग बुलाई गई थी, और अब लुई 16 को जरूरत पड़ रही थी और पैसे की, तो वो कर बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने 5 मई 1789 को नए करों को मंजूरी देने के लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के आलीशान भवन को सजाया गया। जो अलग अलग स्टेटस के प्रतिनिधि आ रहे थे, उनकी उनका स्वागत करने के लिए या मेजबानी करने के लिए जो वर्साई का भवन था उसको सजाया गया। वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। पहली स्टेट के पादरी वर्ग ने भी और क्लीन वर्ग ने भी अपने 300 प्रतिनिधि बैठक में भेजे स्टेटस जनरल की। आमने सामने की कतारों में उनको बिठा दिया गया। 300 पादरी के, 300 क्लीन के आमने सामने बैठ गए। तीसरी स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। तीसरी स्टेट में जो अमीर लोग थे और पढ़े लिखे लोग थे, वो तीसरी स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में आना वर्जित है, ये वन वर्ण में भी आ जाता है। तीसरी स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत जो समृद्ध अमीर हो गए थे, व्यापारी लोग, वकील लोग और जो पढ़ लिख चुके थे, वो कर रहे थे। तीसरी स्टेट के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहा था। स्टेटस जनरल की बैठक में किसानों, औरतों एवं कारीगरों का आना वर्जित था, प्रवेश भी नहीं कर सकते थे, वर्जित था। किसानों, कारीगरों और औरतों का प्रवेश स्टेटस जनरल की मीटिंग में वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई। मतलब उनको शामिल तो होने नहीं दिया जाता था, लेकिन उनकी मांगों की सूची बनाई जाती थी। किसानों, कारीगरों और औरतों को इसमें शामिल नहीं किया जाता था, इसमें प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई। इनको आने तो नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी इन लोगों की मांगों को स्टेटस जनरल की बैठक में शामिल किया जाता, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। तीसरी स्टेट के जो किसान और कारीगर औरतें थी, उनका आना वर्जित था स्टेटस जनरल की मीटिंग में, लेकिन फिर भी उनके 40,000 पत्रों को लेकर आए थे जो समृद्ध और शिक्षित व्यक्ति तीसरी स्टेटस के प्रतिनिधित्व के लिए आए थे। स्टेटस जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। स्टेटस जनरल की जो बैठक होती थी, उसके नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग एक वोट दे सकता था। मतलब एक पादरी वर्ग का वोट, एक क्लीन वर्ग का वोट और एक थर्ड स्टेट का। तो कर तो किसके ऊपर लगता? तीसरी स्टेट के लोगों को ही कर देना पड़ता था। तो दो बढ़ाने के पक्ष में ही होंगे। पादरी और क्लीन वर्ग को तो मिलते थे कर, लेकिन देना किसको पड़ता था? तीसरी स्टेट के लोगों को। तो स्टेटस जनरल की मीटिंग के अनुसार एक जो स्टेट थी वो एक ही वोट देती थी। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा था। और अब भी लुई 16 मतलब ये मीटिंग कर बढ़ाने की मंजूरी लेने के लिए की तो जाती थी, लेकिन ये फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि हमेशा कर बढ़ते ही थे।
क्योंकि पादरी और कुलीन वर्ग तो बढ़ाने के पक्ष में देते थे, ओनली तीसरी स्टेट के लोग ही नाम बढ़ाने के पक्ष में वोट देते थे। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग के रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। मतलब कि पहली स्टेट के भी 300, दूसरी स्टेट के भी 300, लेकिन तीसरी स्टेट के 600 लोगों को बुलाया जाता था। तो इस बार मतलब कि हर जो स्टेट थी, चाहे तीसरी से 600 लोग आ रहे थे, पर वोट वो एक ही देते थे। तो इस बार भी लुईस 16वां ने इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा था। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने, मतलब बाकी तो सब राजी थे, भी एक स्टेट एक का वोट देगा, मतलब पहली वाले भी खुश थे, दूसरे वाले भी स्टेट वाले भी खुश थे, लेकिन जो कर देने वाले तीसरे स्टेट के लोग थे, उनकी मांग थी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग अपना वोट दें जितने भी उसमें शामिल हुए। मतलब तीसरी स्टेट जो कर देती थी, उसके प्रतिनिधियों की मांग थी कि इस बार सभी प्रतिनिधि अपना अपना वोट दें। मतलब पूरे 301 वोट देते हैं, उसकी जगह पर हर व्यक्ति अपना अपना वोट दे। इसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। मतलब वो सही मांग कर रहे थे कि सभी सभी व्यक्तियों को एक वोट का अधिकार होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक सिद्धांत भी था, वो इस चीज़ का भी वो दे रहे थे। ये लोकतांत्रिक सिद्धांत था, रूसो ने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसको प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरी स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। लेकिन जो सम्राट था फ्रांस का, उसने पुराने नियमों के अनुसार एक स्टेट एक वोट ही स्वीकार किया। लेकिन तीसरी स्टेट के लोगों की जब बात सम्राट ने नहीं मानी तो वो विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तो तीसरे स्टेट के लोग, जब राजा ने उनकी बात नहीं मानी तो वो बाहर चले गए सभा से। मतलब कि जब फ्रांस के अंदर किसी सम्राट ने कर बढ़ाने होते थे तो वो स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाता था, जिसमें तीनों स्टेटस के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता था। 300 पादरी वर्ग के प्रतिनिधि और 300 कुलीन वर्ग के, और 3, लेकिन जो तीसरी स्टेट थी उसमें से 600 लोगों को, प्रतिनिधियों को बुलाया जाता था। लेकिन वहाँ के पढ़े लिखे और समृद्ध लोग शामिल होते थे तीसरी स्टेट से इस बार वाली मीटिंग में। लेकिन कारीगरों, औरतों और किसानों को इस मीटिंग में आना वर्जित था। लेकिन फिर भी इनकी मांगे शामिल की गई थी 40,000 पत्रों के द्वारा। स्टेटस जनरल के जो रूल के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां ने जो पुराने नियम चले आ रहे थे उनके अनुसार ही मीटिंग को चालू रखने की के बारे में सोचा। लेकिन परंतु तीसरी स्टेट के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने मांग रखी कि सबको पूरी सभा से ही मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें एक प्रत्येक सदस्य वोट देगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। ये क्या था? प्रत्येक प्रतिनिधि द्वारा वोट दिया जाना एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तीसरी स्टेट के मध्य वर्ग के जो लोग शामिल हुए थे, पढ़े लिखे, उनकी बात नहीं मानी तो वो राजा सम्राट का विरोध करते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरी स्टेट के प्रतिनिधि खुद को, हम इस वीडियो में इतनी बात ही आप लोग समझो, लेकिन यहाँ से पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें। 1774 में क्या हुआ था, पूरी कहानी की समय लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। ये शुरू से कहानी बता रहे हैं। 1774 में फ्रांस का राजा लुई 16वां राजा बनता है। सरकारी खजाना उसको खाली मिलता है
और वहाँ पर असंतोष फैल जाता है। फिर 1789 15 साल बाद स्टेटस जनरल का आह्वान, यानी कि कर बढ़ाने के लिए स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है। तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है, यानी कि जब वो राजा जब उनकी बात नहीं मानता कि हर एक व्यक्ति वोट करेगा, तो तीसरे स्टेट के जो लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं, उठकर सभा से बाहर चले जाते हैं, और वो नेशनल असेंबली बनाते हैं जो फ्रांस के लोगों के लिए कानून बनाएगी। कानून बनाने वाली संस्था स्टेट उसका नेशनल असेंबली का गठन किया था। बास्तील पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह। जब लोगों ने मतलब ये आपने देखा ही है कि 1789 में ही लोगों ने बास्तील के किले पर हमला किया था, और देहात में जो गांवों में किसान थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था, राजा के विरुद्ध हो गए थे लोग। और 1791 सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को, और जब वो बन गई थी कानून बनाने वाली संस्था बना दी थी उन्होंने नेशनल असेंबली, तीसरी स्टेट के मध्य वर्ग ने, तो सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को भी, जो राजा की मतलब अनलिमिटेड शक्तियां थी उनके ऊपर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए उन्होंने संविधान बनाया था 1791 में। और बाकी हम 1774 में वो गद्दी में बैठ गया था और खजाना खाली था, जिसके कारण वहाँ लोगों में असंतोष था। और 1789 में राजा जो है सम्राट लुई 16वां है, उसके पास पैसे की कमी होती है तो वो कर बढ़ाना चाहता है। तो इसमें बताया गया है कि फ्रांस का कोई भी राजा स्टेटस जनरल की मीटिंग में कर बढ़ाने की मंजूरी लिए बिना कर नहीं बढ़ा सकता, अपनी इच्छा से कर नहीं बढ़ा सकता था। उसको कर बढ़ाने के लिए स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती है। लुई 16वां से पहले 1614 में बैठक बुलाई गई थी, और लुई 16वां ने अब 5 मई 1789 को मीटिंग बुलाई थी। और लोगों ने बास्तील के किले पर भी जब अफवाह फैली थी, हमला बोल दिया था, अगर किसानों ने भी विद्रोह कर दिया था अपने राजा के विरुद्ध। 1789 में जब वो होता है क्रांति होती है, तो 1791 में जो तीसरी स्टेट के पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने कर बढ़ाने वाली संस्था के जो रूल थे उसके विरुद्ध कहा था कि अब एक स्टेट एक वोट नहीं देगी, सभी जो स्टेटस जनरल में सारे प्रतिनिधि इकट्ठे हुए हैं वो सभी वोट देंगे, जो कि लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार ठीक है। बट जब लुई 16वां ने उनकी बात नहीं मानी थी, तो वो बैठक छोड़कर तीसरे स्टेट के पढ़े लिखे लोग चले गए थे। उन्होंने बाहर जाकर अपनी नेशनल असेंबली नामक एक कानून बनाने वाली संस्था बनाई थी, जिसके अनुसार उन्होंने ऐसा संविधान बना दिया था जो सम्राट की शक्तियों को कम करता था और फ्रांस के लोगों को मूलभूत अधिकार देता था। 1791 में तीसरे स्टेट के लोगों ने कानून बनाने वाली संस्था नेशनल असेंबली बनाकर एक संविधान बना दिया था, जो राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान था। और 1792-93 में फ्रांस गणराज्य बनता है, और फिर 1792-93 में फ्रांस गणराज्य बन गया था। सिर काट कर राजा को मार दिया गया था। मतलब 1792-93 के टाइम में क्या हुआ था, राजा को मार दिया गया था, उसका सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। 1792-93 में राजा को मार दिया गया था, राजतंत्र खत्म कर दिया गया था, और जैकोबिन का क्लब भी खत्म हो गया था इसी टाइम में 1792-93 में, क्योंकि 1792-93 का जो टाइम है वो अंत तक का भी टाइम है, जब जैकोबिन क्लब का जो मुखिया मैक्सिमिलियन वो है रॉबेस्पियर है, वो भी अपने राजा के जैसे बन गया था, तो उसको भी लोगों ने फांसी चढ़ा दी थी। और फ्रांस के अंदर डायरेक्टरी का शासन आ गया था 92-93 में। और 1804 में फिर नेपोलियन आ गया था, जिसने राजतंत्र खत्म करके लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र लिया था। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया था। ये सारी घटनाएं आपको याद रखनी है। यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लिया था।
नेपोलियन ने यूरोप के बहुत बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था। 1804 में वो सम्राट बन गया था फ्रांस का। 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया था। ये अगला हम जो चैप्टर वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इतना ये बार बार वीडियो सुनोगे तो आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा।